एपिसोड 34। बाईदी ने अर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्या आप कह रहे हैं कि आप हुआन हुआन को आगे बढ़ाने के बारे में गंभीर हैं? बिल्कुल, जू लिंग ने उसके मुंह के कोनों को चाटा। ये पहली बार था जब उसने इतनी ताजा और स्वादिष्ट मादा देखी थी, खासकर जब वह गुस्से में थी। वह एक जंगली बिल्ली की तरह थी जो अपने दांत निकाल रही थी और अपने पंजे लहरा रही थी। वह इतनी प्यारी थी कि वह उसके पंजे काटकर उसे हमेशा के लिए पिंजरे में बंद करके अपना छोटा पालतू जानवर बनाना चाहता था। बाईदी ने कहा, तो फिर चलो लड़ते हैं। केवल वे ही जो मेरे खिलाफ जीतते हैं उन्हें हुआन हुआन के पक्ष में रहने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर हुआन हुआन तुरंत चौंक गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उससे मत लड़ो। जू लिंग कोई साधारण जानवर नहीं था, वह निश्चित रूप से शक्तिशाली था। यदि वे वास्तव में लड़ते तो बाईदी शायद सुरक्षित बच नहीं पाती। बाईदी के आहत होने के विचार मात्र से उसका हृदय जलने लगा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे उससे लड़ना होगा। नर जानवरों के बीच यह एक नियम है। यदि वह मुझसे जीत भी नहीं सकता तो उसे आपको दोबारा परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। बाईदी की आंखें कोमलता से भरी थी, लेकिन उनके शब्द दृढ़ थे। लिन हुआन हुआन को पता था कि उसने अपना मन बना लिया है और वह इसे बदल नहीं सकता। वह आंखों में आंसू भरकर केवल इतना ही कह सकी, तो फिर तुम्हें सावधान रहना होगा। यदि आप सचमुच उसे हरा नहीं सकते तो हार स्वीकार कर लें। जब शांग युन और सांग ये लौटेंगे तो आप बदला लेने के लिए उन्हें अपने साथ ला सकते हैं। बाईदी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मैंने तो आक्रमण भी नहीं किया है, फिर भी तुम्हें पहले से ही लगता है कि मैं हार जाऊंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बेकार हूँ? लिन हुआन हुआन ने उसकी कमर पकड़ ली और हठपूर्वक कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम नर जानवरों के बीच क्या चल रहा है। मुझे जीत या हार की परवाह नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें। बाईदी को अंदर से असहाय और गर्म दोनों महसूस हुआ। हाँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जू लिंग ने अपने साथी की बाहों में बैठी छोटी मादा को देखा। वह इतनी छोटी थी कि वह मुलायम बिल्ली के बच्चे की तरह दिखती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पलक झपकते ही इतनी विनम्र और प्यारी हो जाएगी। उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। ये सोचकर कि वह भविष्य में हर दिन इस छोटी मादा को छेड़ सकता है, जू लिंग मदद नहीं कर सका लेकिन इसके लिए तत्पर रहा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसकी निगाहें बुरी थी। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझे चुनौती देने का साहस किया है। आपके साहस के कारण मैं स्वयं को विकलांग बना दूंगा। मैं अपने पंखों का उपयोग नहीं करूंगा और केवल एक हाथ का उपयोग करूंगा। उसके बारे में कैसा है? यह आवश्यक नहीं होगा। बाईदी ने हुआन हुआन को अपेक्षाकृत सुरक्षित कोने में धकेल दिया और एक सफेद बाग में बदल गई। उसकी नीली आंखें लड़ने के जज्बे से भरी थी। चलो लड़ाई करें। जू लिंग तेजी से जमीन पर उतरा, अपने पन पीछे खींच लिए, अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। आना। बाईदी बिजली की तरह तेजी से जू लिंग पर झपटी। जू लिंग वहीं खड़ा रहा जहां वह था, चकमा दिए बिना। आसपास के जानवर अपनी सांसें, अपने दिल अपने मुंह में रखने से खुद को रोक नहीं सके। जैसे ही बाईदी का बाग का पंजा लाल पक्षी को छूने वाला था, वह गायब हो गया। सफेद बाग छू गया। एक दर्शक के रूप में लिन हुआन हुआन ने तुरंत सफेद बाग के पीछे लाल आकृति देखी और जल्दी से कहा, वह तुम्हारे पीछे है। सफेद बाग अचानक पलट गया। उसी समय जू लिंग का दाहिना हाथ पहले से ही आग की लपटों में तब्दील हो चुका था जो बाईदी पर जा गिरा। सफेद बाग तुरंत चकमा दे गया, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आग के गोले की चपेट में आ गया और उसके बर्फ सफेद फर का एक बड़ा हिस्सा तुरंत जल गया। लिन हुआन हुआन ने घबराहट में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह सहजता से सफेद बाग की ओर दौड़ी, लेकिन एक भेड़िए ने उसे रोक लिया। नर जानवरों के बीच द्वंद्व में महिलाएं हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यही नियम है। लिन हुआन हुआन क्रोधित थे। मुझे आपके मूर्खतापूर्ण नियमों की परवाह नहीं है। बाईदी की सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अस्त व्यस्त सफेद बाग की तुलना में जू लिंग इस समय विशेष रूप से शांत लग रहा था। यहाँ तक कि उसके पास एक तुच्छ और अस्पष्ट मुस्कान के साथ कोने में हुआन हुआन को देखने का भी समय था। क्रोध मत करो, कमजोरों का शिकार करना प्रकृति का नियम है। चूंकि आपके साथी आपकी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए और मजबूत नर जानवरों को अपना साथी बनाना चाहिए। यह आपके लिए सही विकल्प है। लिन हुआन हुआन इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। बाईदी कमजोर नहीं है, वह बहुत मजबूत है। मानो उसने जो कहा था उसे सत्यापित करने के लिए सफेद बाग, जो जमीन पर गिर गया था, फिर से खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उसकी नीली आंखें भी नीली बैंगनी बिजली चमका रही थी। लिन हुआन हुआन को अचानक अपनी कमर पर गर्मी महसूस हुई। उसने सहजता से नीचे देखा और महसूस किया कि कांटों के मुकुट के साथ एक बाघ का टैटू उसकी कमर पर दिखाई दिया था। ये बाईदी का सितारा पैटर्न था। यह उस पर क्यों था? तारा पैटर्न चमक रहा था। इसकी सतह पर नीली और बैंगनी बिजली स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जब जू लिंग ने सफेद बाघ को देखा तो उसकी खून भरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह आश्चर्यचकित हो गया हो। क्या वह आगे बढ़ेगा? इसके अलावा देखने से इस बाघ जानवर ने वास्तव में अपनी बिजली की विशेषता को सक्रिय कर दिया था। सफेद बाघ उछला और जू लिंग पर फिर से झपटा। न केवल उसकी गति बहुत बढ़ गई, बल्कि उसके तेज बाघ के पंजे भी बिजली की चपेट में आ गए। जू लिंग तेजी से पीछे हट गया। सफेद बाघ उतरा और उसके पंजों पर गिरी बिजली ने तुरंत जमीन को जला दिया। ऐसी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति ने जानकार जू लिंग की अभिव्यक्ति को भी थोड़ा बदल दिया। दोनों पक्षों के बीच कुछ और दौर की लड़ाई हुई। सफेद बाघ और तेज हो गया और उसके शरीर के चारों ओर और अधिक बिजली गिर गई। उसकी ताकत अब भी बढ़ती जा रही थी। जू लिंग ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। अपने आश्चर्य में वह धीरे धीरे अपना प्रारंभिक संयम खो बैठा। बिजली की चपेट में आए उसके कपड़े और बाल जलकर राख हो गए। वह सफेद बाघ की तरह अस्त व्यस्त दिख रहा था। जू लिंग जानता था कि वह अब और देर नहीं कर सकता। उसे इसे जल्दी खत्म करना था। जू लिंग ने अपना दाहिना हाथ घुमाया, एक विशाल आग का गोला बनाया और उसे सफेद बाघ पर फेंक दिया। सफेद बाघ आकाश में दहाड़ता हुआ बिजली का एक बड़ा गोला उगलता है। आग का गोला बिजली से टकराया। टकराना, उन्होंने शानदार आतिशबाजी की। बेहद चकाचौंध रोशनी के बाद सभी ने देखा कि सफेद बाघ और जू लिंग अभी भी खड़े थे। हालांकि दोनों ही काफी उखड़े उखड़े नजर आए। ये कहना असंभव था कि कौन जीतेगा। जू लिंग ने अचानक कहा, मैं हार गया। अभी अभी जब आग का गोला फूटा तो घायल होने के खतरे के बावजूद सफेद बाघ ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। सफेद बाघ के घातक प्रहार से बचने के लिए उसके पास अपने पंख फड़फड़ाने और आकाश में उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जू लिंग ने अपने पंखों का उपयोग न करने का वादा किया था।
चूंकि वह ऐसा नहीं कर सका, वह हार गया था। सभी पक्षी हैरान थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग ज़ूलिंग एक दिन हार जाएंगे। यह एल्डर ज़ूलिंग द्वारा अपनी पसंद की महिला ढूंढने से भी अधिक चौंकाने वाला था। ज़ूलिंग ने हुआन पर नजर डाली। आप ठीक कह रहे हैं, आपका साथी वास्तव में बहुत मजबूत है, मैंने उसे कमतर आंका। इतना कहकर उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। जब जानवरों ने देखा कि उनके बड़ों ने हार मान ली है, तो वे और कुछ नहीं कह सके। वे सब निराश होकर उड़ गए। रॉक वुल्फ जनजाति उत्साहित जयकारे लगाने लगी। हम जीत गए, बाय दी अद्भुत है। जयकारों के बीच सफेद बाघ काफी देर तक जहां था वहीं रुका रहा। लिन हुआन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह भाग गया। बाय दी। जैसे ही उसने सफेद बाघ को छुआ, उसकी कमर पर बना बाघ का टैटू गायब हो गया। सफेद बाघ जमीन पर गिर गया और स्वतः ही मानव रूप में लौट आया। उनके पतन ने सभी को भयभीत कर दिया। भीड़ ने तुरंत जयकार करना बंद कर दिया और बाय दी को घर ले गई। बाय दी को बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसकी आंखें बंद थी, वह बेहोश लग रहा था। उसके बहुत सारे घाव थे, खासकर उसकी छाती पर, जो आग की लपटों से काला पड़ गया था। लिन हुआन एक पेशेवर डॉक्टर नहीं थे और उन्हें नहीं पता था कि जलने पर क्या करना चाहिए। वह केवल घाव को साफ करने और उसे संक्रमित होने से बचाने की कोशिश कर सकती थी। उसने तुरंत शराब ढूंढी और कांपते हाथों से उसके घाव पोंछे। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। बाय दी, उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। अन्य जानवर उसे बहुत देर तक सांत्वना देते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वे केवल असहाय होकर ही निकल सके। लिन हुआन के चेहरे से आंसू बह निकले और बाय दी पर आ गिरे। उसकी कमर पर बाघ सितारा पैटर्न हल्की हरी रोशनी से जगमगा उठा। वनस्पति की हल्की सुगंध हवा में भर गई। लिन हुआन का ध्यान घायल बाय डी पर इतना केंद्रित था कि उसे इस घटना पर ध्यान ही नहीं गया। वह इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी सांसें थम गईं। उसके गालों से आंसू बह निकले और टूटे हुए मोतियों की तरह बाय दी पर गिरे। घास की गंध तेज हो गई और बाय दी की छाती की जलन स्पष्ट रूप से ठीक हो गई। परिवर्तन बहुत बड़ा था, इसलिए लिन हुआन को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत था। बाय दी के घावों को देखते हुए उसकी पानी भरी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका जला हुआ मांस अपने आप गिर गया और उस क्षेत्र में तेजी से नया मांस उगाया। उसकी आधी छाती की जलन 10 मिनट से भी कम समय में गायब हो गई। लिन हुआन अविश्वास में आगे बढ़े और धीरे से बाय दी की छाती को छुआ। ये वास्तव में बरकरार और नया बरामद मांस था, इसके कभी भी जलने का कोई निशान नहीं था। क्या हो रहा था? बाय दी की पलकें फड़फड़ाईं, फिर खुल गईं। जैसे ही उसने देखा कि वह जाग रहा है, लिन हुआन को किसी और चीज की परवाह नहीं रही। उसने तुरंत खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और रोने लगी और मुस्कुराने लगी। वह बिल्कुल मूर्ख लग रही थी। बाय दी को उम्मीद नहीं थी कि जागते ही उनकी छोटी मादा इतनी उत्साहित हो जाएगी। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली और असहायता से उत्तर दिया, हाँ, मैं यहाँ हूँ। लिन हुआन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका नाजुक चेहरा अभी भी आंसुओं से भरा हुआ था और उसकी आंखें रोने से सूज गई थी। आखिरकार तुम जाग गए, मैं इतना डर गया था कि तुम फिर कभी न जागोगे। बाय दी ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और उसकी आंख के कोने को चूम लिया। डरो मत, मैं वापस आ गया हूँ। कुछ ही समय बाद शांग यून और सांग ये वापस लौट आए। उन्होंने बाय दी की चोटों के बारे में पहले ही सुन लिया था और घर में प्रवेश करते ही वे सीधे शयनकक्ष में चले गए। अप्रत्याशित रूप से बाय दी के शरीर पर कोई घाव नहीं थे। वह और भी आगे बढ़ गया था। वह पहले से ही एक 4 सितारा आत्मा वाला जानवर था। शांग यून स्तब्ध रह गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि आप गंभीर रूप से घायल थे? बाय दी बहुत जोश में थी। वह बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। इस बात का जिक्र सुनकर बाय दी हैरान रह गई। उसने सहजता से अपनी छाती को छुआ और भौहें सिकोड़ ली। बेहोश होने से पहले मुझे याद है कि मैं घायल हो गया था, लेकिन जब मैं उठा तो मेरे सारे घाव खत्म हो गए थे। सांघिये ने भौहें चढ़ा दी। यह एक उपचार मंत्र की तरह लगता है। एक उपचार मंत्र? अन्य तीनों ने एक ही समय में सांघिये की ओर देखा। सांघिये ने उदासीनता से समझाया, यह उपचार तकनीक मंदिर के लिए अद्वितीय एक गुप्त तकनीक है और भगवान की शक्ति का उपयोग करती है। ये जानवरों को उनके घावों को ठीक करने और कम समय में उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद कर सकता है। लिन हुआन की आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं। यह इतना जादुई है। सांघिये की नजर बहुत गहरी थी। दरअसल इसमें कुछ भी जादुई नहीं है। तथाकथित उपचार तकनीक वास्तव में जानवरों के घावों का इलाज करने के लिए पौधों की जीवन शक्ति को अवशोषित कर रही है। ये सिर्फ लूटने का एक दबंग तरीका है। यदि पौधों की जीवन शक्ति अपर्याप्त थी, तो मंदिर उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित करने और कुछ महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त जानवरों पर उपचार मंत्र करने के लिए कुछ दासों को बलिदान के रूप में भी इस्तेमाल करेगा। उन्होंने ये शब्द नहीं कहे। वह नहीं चाहता था कि ये चीजें हुआन को डराएं। जब सांघिये ने उपचार तकनीक का उल्लेख किया, तो बाय डी ने उसे एक जटिल नजर से देखा। ऐसे बहुत से जानवर नहीं थे जो इस उपचार तकनीक के बारे में जानते थे और बहुत कम थे जो अंदर की कहानी जानते थे। हालांकि सांघिये को इस बारे में अच्छी तरह से पता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका मंदिर से कोई लेना देना हो? शांग यून ने पूछा, हुआन, आप बाय डी की रखवाली कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उसके घाव कैसे ठीक हुए? लिन हुआन ने ईमानदारी से बताया कि अभी क्या हुआ था। जब उसने कहा कि उसने घाव को अपने आप ठीक होते देखा है, तो तीनों नर जानवर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या ये सचमुच एक उपचार तकनीक हो सकती है? लेकिन यहाँ कोई भी नहीं जानता था कि उपचार मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। बाय डी ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से पूछा, क्या घाव ठीक होने पर तुम्हें कुछ असामान्य नजर आया? लिन हुआन ने एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है कि मुझे वनस्पति की गंध आ रही है। बाय डी और शांग यून ने एक ही समय में कहा, दिव्य लकड़ी का बीज। सांघिये को दिव्य लकड़ी के बीज के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था और उसकी अंधेरी आंखें भ्रम से भरी थी। लिन हुआन भ्रमित लग रही थी। शांग यून अधिक विवरण पूछना चाहता था, लेकिन बाय डी ने उसे रोक दिया। उसने सांघिये पर नजर डाली। उसकी निगाह पर पहरा था। शांग यून समझ गया और तुरंत चुप हो गया। सांघिये का दिल डूब गया। बिना कोई प्रश्न पूछे वह चुपचाप मुड़ा और शयनकक्ष से बाहर चला गया। बाय डी को अत्यधिक पागल होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह मामला हुआन की सुरक्षा से संबंधित था। उसके शरीर में दिव्य लकड़ी का बीज इतना कीमती था कि बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल सका। सांघिये हुआन के प्रति अच्छा था, लेकिन वे अभी तक दोस्त नहीं थे। जब तक वे दोस्त नहीं थे, वे वास्तव में एक परिवार नहीं थे।
बाई दी उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकी। हुआन हुआन की सुरक्षा के लिए उसके लिए निवारक उपाय करना बहुत ज्यादा नहीं था। बाई डी और शांग यू ने सब कुछ देखा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ये हुआन हुआन के शरीर में दिव्य लकड़ी के बीज से संबंधित होना चाहिए। वह किसी जानवर के घावों को शीघ्र ठीक कर सकती थी। मंदिर के उपचार मंत्रों के विपरीत उसे दूसरों को ठीक करने के लिए अन्य प्राणियों के जीवन को लूटने की भी आवश्यकता नहीं थी। लिन हुआन हुआन स्पष्ट रूप से उनके निष्कर्ष से हैरान थे। उसने अवचेतन रूप से तर्क दिया, शायद आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है किसी और वजह से घाव ठीक हो गया हो। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। बाई डी ने कहा, अगर हम जानना चाहते हैं कि निष्कर्ष सच है या नहीं, तो हमें बस इसे स्वयं परखना होगा। हम इसका परीक्षण कैसे करें? बाई डी का दाहिना हाथ एक तेज पंजे में बदल गया क्योंकि उसने अपनी बाईं बांह को काट दिया था। तुरंत ही खून की धार बह निकली। लिन हुआन हुआन हैरान रह गया और जल्दी से अपने घाव पर पट्टी बांधने के लिए दौड़ा। क्या तुम पागल हो? बाई दी ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपना हाथ धीरे से उसके घाव पर दबाया। आइए देखें कि क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, उन्होंने गंभीरता से कहा। लिन हुआन हुआन को लगा कि यह तरीका बहुत हास्यास्पद था। उसके घाव से अभी भी खून बह रहा था। लिन हुआन हुआन चिंतित थी। वह उसके घाव पर पट्टी बांधना चाहती थी, लेकिन वह तैयार नहीं था। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और जाने से मना कर दिया। हुआन हुआन, जिसे घेर लिया जा रहा था, फिर से रोने से नहीं रोक सका। बाई दी के घाव को देखकर उसका दिल दुख गया। उसके आंसू उसके हाथ के पिछले हिस्से पर गिरे और पलक झपकते ही गायब हो गए। वनस्पति की हल्की सुगंध हवा में भर गई। बाई दी की बांह का घाव स्पष्ट रूप से ठीक हो गया। बाई डी और शांग यून आश्चर्यचकित दिखे। यहाँ तक कि लिन हुआन हुआन भी रोना भूल गया और अचंभित होकर देखता रहा। बाई डी ने आगे बढ़कर हुआन हुआन की आंखों से आंसू पोंछे। फिर उसने अपनी जीभ की नोक बाहर निकाली और उन्हें चाटा। उनके शरीर पर लगे घाव तेजी से ठीक हो गए। हालांकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, शांग यून आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह आश्चर्यजनक है, हुआन हुआन, तुम सचमुच अद्भुत हो। जब घाव पूरी तरह ठीक हो गया, तो बाई डी ने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। भविष्य में इतनी आसानी से मत रोना, उसने गंभीर स्वर में कहा। और किसी को यह न बताएं कि आप में उपचार करने की क्षमता है। क्या तुम समझ रहे हो? लिन हुआन हुआन ने सूंघकर धीमी आवाज में उत्तर दिया, हाँ। शांग यून ने तुरंत पूछा, हुआन हुआन के आंसुओं का उपचार प्रभाव पड़ता है? मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि यह सिर्फ उसके आंसू नहीं है। ये संभवतः उसके शरीर का कोई हिस्सा है, जिसमें आंसू, लार और मांस शामिल है। आखिरी शब्द कहते समय बाई दी की आवाज बेहद गंभीर थी। शांग यून तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। अगर किसी को पता होता कि हुआन हुआन का मांस और खून घावों को ठीक कर सकता है, तो उसे निश्चित रूप से तब तक खाया जाएगा जब तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं बची। उन दोनों ने उस प्यारी सी मादा को देखा और अपना मन बना लिया। हुआन हुआन की रक्षा के लिए उन्हें जल्दी से मजबूत बनना था। अल्पविराम। बाई डी ने जूलिंग को रोक दिया था और पंच जनजाति के जानवर फिर से परेशानी की तलाश में नहीं आए। सभी को लगा कि मामला खत्म हो गया जब पंच जनजाति के जानवर अचानक आ धमके। हमारे जनजाति नेता ने पितृसत्ता श्वांग यून को पंच जनजाति से मिलने के लिए आमंत्रित किया है। लिन हुआन हुआन बहुत चिंतित थी। बुजुर्ग जूलिंग पहले से ही बहुत मजबूत थे। पंच जनजाति का नेता मजबूत होना चाहिए। यदि श्वांग यून गया तो उसे निश्चित रूप से कष्ट होगा। उसने जल्दी से श्वांग यू का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, ये खतरनाक है। श्वांग यून ने उसकी चिंता का आनंद लिया और उसके मुंह को चूमने से खुद को नहीं रोक सकी। वह गर्व से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, हम बस कुछ बात करने जा रहे हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लेकिन मुझे आपकी चिंता है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। चूंकि मैंने उनके दरवाजे पर जाने की हिम्मत की, मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूँ कि मैं सुरक्षित बच सकता हूँ। श्वांग यू ने धीरे से अपने होंठ रगड़े। उसकी गहरी हरी आंखें टिमटिमा रही थी। इसके अलावा इस मामले को सुलझाना होगा। जनजाति के नेता के रूप में मुझे ही इस मामले को सुलझाना होगा। लिन हुआन हुआन अभी भी चिंतित थी, लेकिन वह श्वांग यू को नहीं रोक सकी। नेता के रूप में उन्हें जिम्मेदार होना होगा। वह सिर्फ इसलिए नहीं डर सकता था क्योंकि उसे हारने का डर था। वह केवल उसे जाते हुए देख सकती थी। उसका दिल चिंता से भर गया। श्वांग यू इस बार अकेले नहीं थे। वह जियू युआन और कई मजबूत नर भेड़ियों को अपने साथ लाया। उनका समूह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। पंच जनजाति के नेता को शेन यान कहा जाता था। उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही चल सकता था। जब श्वांग यून, जियू युआन और अन्य जानवर अंदर आए, तो शेन यान जानवरों की खाल के कंबल पर बैठा था। शेन यान लंबा और सुंदर था। उसकी बाहें गहरी थीं और उसके चेहरे की विशेषताएं अच्छी तरह से परिभाषित थीं। एक नजर देखकर ही पता चल जाता था कि वह बहुत दबंग था। लेकिन क्योंकि वह अभी भी घायल था, उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। वह बहुत ऊर्जावान भी नहीं लग रहे थे। उनकी दबंग आभा बहुत कमजोर थी। उसके चेहरे पर शांति का भाव था। श्वांग यून की शक्ल उससे भी बेहतर थी और उसका स्वभाव एक तेज तलवार की तरह था जो म्यान से बाहर हो गई थी। दोनों नेताओं ने मुलाकात की और गुप्त रूप से एक दूसरे की ताकत का मूल्यांकन किया। श्वांग यून अधीर था और इधर उधर भटकना नहीं चाहता था। एक साधारण परिचय के बाद वह सीधे मुद्दे पर आए। आपने मुझे विशेष रूप से बच्चों के मामले के लिए यहाँ आमंत्रित किया है ना? हाँ, मैंने इसके बारे में पहले ही सुन लिया है। आपके कबीले में एक सांप जानवर ने हमारे बच्चों को खा लिया। हमारे जानवर न्याय मांगने गए थे, लेकिन तुम्हारे द्वारा उन्हें पीटा गया। शेन यान के शब्द और स्वर शांत थे, लेकिन शांग यू को असहज महसूस हुआ। शांग यू ने भौहें सिकोड़कर कहा, सच तो यह है कि तुम्हारे बच्चों ने हमारी लगाई हुई सब्जियां खा ली। सांप के जानवर ने केवल सब्जियों के खेतों की रक्षा के लिए बच्चों पर हमला किया। शेन यान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। आपके शब्दों के अनुसार हम अपने बच्चों को खाने के योग्य हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसके लायक हैं या नहीं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह मामला हमारी गलती नहीं है। ये टेंगो के लिए दो लेता है। इस मामले के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। हम एक कदम पीछे क्यों नहीं हटे और इस मामले को सुलझा लेते? जैसे ही उसने व्यंग्य किया, शेन यान के मुंह के कोने हिल गए। यदि आप हमें रॉक वुल्फ जनजाति के शावकों को खाने देंगे, तो हम इसे भी बुला लेंगे। आमतौर पर अगर शांग यू ने ये सुना तो उसने गुस्से में मेज पलट दी होगी। हालांकि इस समय वह केवल स्पष्ट रूप से मुस्कुराया। मैंने सोचा कि आपने मुझे विशेष रूप से मिलने के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि आप समस्या को गंभीरता से हल करना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहते।
शेन यान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। पंख जनजाति के लिए बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है। इस सर्दी में हमारे पास केवल कुछ ही बच्चे थे, लेकिन उनमें से कुछ को एक सांप जानवर ने खा लिया। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप इसे बर्दाश्त कर पाते? ये तुम पंख वाले बच्चे हो जो बहुत नाजुक हो। यदि ये हमारी भेड़िया जनजाति के शावक होते, तो वे इतने कमजोर नहीं होते कि घर से निकलते ही उन्हें खा लिया जाए। उन्हें विरोध करने का मौका मिल गया होगा। हमसे परेशान होने के बजाय आप अपने बच्चों को शिक्षित करने का तरीका क्यों नहीं बदलते? अहंकारी होना उन्हें केवल और अधिक कमजोर बना देगा। अंत में वे अन्य जानवरों का भोजन बन जाएंगे। श्वांग यू के उपहास का सामना करते हुए शेन यान ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। बहुत अहंकारी मत बनो, ये हमारा क्षेत्र है। श्वांग यू नालसे से मुस्कुराया। तुम मुझे मारना चाहते हो, यह कोई मामूली बात नहीं है। अपनी ताकत के साथ मुझे एक दर्जन या उससे अधिक पक्षियों को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। मुझे याद है कि तुम पक्षियों के लिए बच्चे पैदा करना बहुत कठिन होता है। यदि आप में से एक दर्जन से अधिक लोग एक साथ मर जाते हैं, तो क्या आपके हृदय को पीड़ा नहीं होगी? जियू युआन, जो किनारे पर खड़ा था, अपने जनजाति नेता की दुष्ट जीत की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। श्वांग यू ने आगे कहा, भले ही तुम सच में मुझे मार डालो, मेरे आदिवासी मुझसे बदला जरूर लेंगे। उस समय दोनों जनजातियां मृत्यु तक लड़ेंगी। किसी भी पक्ष के लिए आसान समय नहीं होगा। शेन यान का चेहरा पहले से ही बहुत पीला पड़ गया था। इस समय उसके क्रोध और चिंता ने उसे और भी बदसूरत बना दिया। यदि उसकी तार्किकता न होती, तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए होते और इस भेड़िया जानवर को उड़ा दिया होता। उसने दांत पीसकर कहा, हमें बच्चों को खाए जाने का बदला लेना है। उस सांप को ले आओ और यह मामला सुलझ जाएगा।